हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। एक तरफ अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग जारी है, दूसरी तरफ सऊदी अरब ये नहीं समझ पा रहा है कि तुर्की से आखिर कैसे निपटा जाए। सऊदी अरब इजराइल से नज़दीकियों की वजह से दुनिया के मुसलमानों में खादिमुल हरमैन के लिबास के बावजूद तुर्की को बड़े चैलेंज की तरह देखने लगा है। एक तरफ तुर्की ने अज़रबैजान का साथ देने का ऐलान करके ख़ुद को मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश किया है, लेकिन साथ ही सऊदी अरब ने तुर्की के बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। अब से पहले सऊदी अरब कतर का बाइकॉट करके पछता चुका है, क्योंकि वो अब ईरान और तुर्की के नज़दीक हो गया है। इस इलाके में बड़ी डिप्लोमेटिक उथल पुथल के साथ बहुत कुछ हो रहा है। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से कहा है कि वो सीरियाई लड़ाकुओं के अज़रबैजान जंग में शरीक होने के इल्ज़ाम से माफ़ी मांगे, और साथ ही कहा है कि हमारे पास बहुत बड़ी फ़ौज मौजूद है और हमें भाड़े के फ़ौजी लाने की ज़रूरत नहीं है। तुर्की हमारे साथ है, लेकिन वो जंग में शरीक नहीं है। सऊदी अरब और तुर्की के बीच बढ़ती नाराज़गी का सीधा फ़ायदा सीरिया को होने वाला है। अरब मुल्क अब बशार अल असद का तख्ता पलट करने में नाकाम होने के बाद सीरिया से फिर से ताल्लुकात बहाल करना शुरू कर चुके हैं। आज हम इस एपिसोड में सऊदी अरब और तुर्की के बीच जारी कशमकश के बारे में आपको आगाह करेंगे। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आगे बढ़ने से पहले एक ऐलान आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड इलाका गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान अपना 5वां सूबा बनाने की तैयारी कर रहा है। 15 नवंबर को वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। इस पूरे मामले पर भारत में लद्दाख में रहने वाले जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार सज्जाद हुसैन करगिली का एक इंटरव्यू मीडिया स्टार वर्ल्ड कल सुबह 9 बजे आपके रूबरू कार्यक्रम में आप तक पहुंचा रहा है। आप इसे ज़रूर देखें। आज की बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब और तुर्की के बीच तनाव बढ़ रहा है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के एक हालिया बयान के बाद सऊदी अरब भड़क गया है। सऊदी अरब ने अपने शहरियों से तुर्की के हर सामान का बाइकॉट करने को कहा है। एर्दोगान ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपनी तकरीर के दौरान गल्फ़ के मुल्कों पर इलाके को अस्थिर यानी इनस्टेबल करने वाली पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाया था। इसके बाद सऊदी अरब बेहद नाराज़ हो गया है। एर्दोगान का ये बयान कुछ अरब मुल्कों के ज़रिए इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के फ़ैसले के बाद आया था। ऐसे वक्त में जब रजब तैयब एर्दोगान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लीडर के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, सऊदी अरब की नाराज़गी काफ़ी हद तक आगे बढ़ने के चांसेस हैं। हाल ही में सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड अजलान अल अजलान ने कहा है कि मुल्क में तुर्की के हर किस्म के सामान का बाइकॉट किया जाएगा। यही नहीं, ना तो तुर्की से कोई चीज़ इंपोर्ट की जाएगी, ना तुर्की में कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और ना ही कोई सऊदी शहरी टूरिस्ट के तौर पर तुर्की जाएगा। सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड अजलान अल अजलान ने अपने ट्वीट में कहा है कि हर उस चीज़ का बाइकॉट करें जो तुर्की में बनाई गई हो, चाहे वो इंपोर्ट की सतह पर हो, इन्वेस्टमेंट हो या टूरिज़्म हो। बाइकॉट करना हर सऊदी शहरी की जिम्मेदारी है। हमारे मुल्क, हमारे लीडर और हमारे शहरियों के ख़िलाफ़ दुश्मनी निभा रहे तुर्की को जवाब देना है। सऊदी अरब का ये कदम तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने गल्फ़ के मुल्कों पर तुर्की को निशाना बनाने और इलाके को अस्थिर यानी इनस्टेबल करने का इल्ज़ाम लगाया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपनी तकरीर में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मुल्क सवालों के घेरे में है उनका कल कोई
وجود نہیں تھا اور شاید آنے والے کل میں بھی نہ ہو، لیکن ہم اللہ کی اجازت سے اس علاقے میں ہمیشہ اپنا جھنڈا پھہراتے رہیں گے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ سعودی عرب کے پترکار جمال خاشقجی، جو امریکہ میں رہتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ کے لیے کالم لکھتے تھے، ان کے مرڈر کے بعد سے ہی ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں تناؤ بڑھا ہے۔ 2 اکتوبر 2018 کو ترکی کے استنبول شہر میں سعودی قونصلیٹ میں خاشقجی کا مرڈر کر دیا گیا تھا، جس میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے رول پر کافی سوال اٹھے تھے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے بیچ کچھ برسوں سے فارن پالیسی اور پولیٹیکل اسلامسٹ گروپس کے بارے میں دونوں کی الگ الگ پالیسیز کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ اس برس کے شروعات میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی خبروں کی ویب سائٹوں پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ آپ کو بتا دوں کہ سعودی چیمبرز آف کامرس پرائیویٹ سیکٹر کے کاروباریوں کا ایک غیر سرکاری گروپ ہے، لیکن وہاں کے حالات پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ بنا سعودی حکومت کے آرڈر کے وہاں کا چیمبر آف کامرس خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رائٹرز کے مطابق سعودی سرکار کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس خبر پر کمنٹ کرنے کی درخواست کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ خبر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 سال سے کچھ سعودی اور ترکی کاروباریوں کا اندازہ تھا کہ سعودی عرب ترکی سے امپورٹ کا بنا سرکاری اعلان کے بائیکاٹ کر رہا ہے۔ ایک سعودی امپورٹر نے نام نہ بتانے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ ترکی سے اس سال امپورٹ کیے گئے کنٹینر رہا ہونے سے پہلے 3 مہینے تک کسٹمز ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسٹمز افسروں نے غیر سرکاری طور پر انہیں کہا ہے کہ اب کے بعد وہ ترکی سے سیدھے امپورٹ نہ کریں۔ اس سال سعودی عرب اور ترکی کے بیچ تجارت کے آنکڑوں میں غیر معمولی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ سیاسی ہونے کے علاوہ کورونا مہاماری بھی رہی ہے۔ اس سال کی دوسری تماہی میں ترکی کل امپورٹ ویلیو کے لحاظ سے سعودی عرب کا 12واں تجارتی حصہ دار تھا۔ اس سال جولائی میں ترکی سے سعودی امپورٹ تقریباً 18 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا تھا، جو جون کے تقریباً 18 لاکھ ڈالر سے کچھ زیادہ تھا۔ سعودی عرب کی طرف سے ترکی کے سامان کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد لندن میں رہنے والے سینئر عرب جرنلسٹ عبدالباری عطوان کے اخبار رائے الیوم نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ اس کرائسس میں سب سے زیادہ فائدہ سیریا کو ہوگا۔ سعودی عرب نے ترکی کے خلاف کاروباری جنگ کا اعلان جمال خاشقجی کے مرڈر کی دوسری برسی کے موقع پر کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ جب سیریا کرائسس اپنی اونچائی پر تھا تو اس وقت ترکی اور سعودی عرب کی دوستی بھی ہنی مون کے دور سے گزر رہی تھی۔ چرم پنتھیوں یعنی ایکسٹریمسٹس کو اکٹھا کیا جا رہا تھا اور ان کی فنڈنگ کی جا رہی تھی تاکہ وہ سیریا کی سرکار کا تختہ الٹ سکیں، مگر جب یہ مقصد نہیں پورا ہوا تو دھیرے دھیرے اختلاف ابھرنے لگے اور دونوں کا طلاق تب ہو گیا جب سعودی جرنلسٹ جمال خاشقجی کو سعودی انٹیلیجنس نے استنبول شہر میں سعودی قونصلیٹ میں بے رحمی سے قتل کر کے ان کی ڈیڈ باڈی ختم کر دی۔ یہ واقعہ اکتوبر 2018 میں ہوا۔ ترکی اور سعودی عرب کے بیچ بگڑتے تعلقات کو انالیسس کرتے ہوئے رائے الیوم اخبار نے لکھا ہے کہ پچھلے 5 برسوں میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرتے کرتے پوری طرح ختم کر دیا ہے۔ پہلی وجہ بتاتے ہوئے اخبار نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ مسلم ملکوں کی لیڈرشپ کے لیے کمپٹیشن نے زور پکڑ لیا ہے۔ اس سلسلے میں ترکی کو کئی بڑی کامیابیاں ملی۔ پہلی وجہ بتاتے ہوئے اخبار نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ مسلم ملکوں کی لیڈرشپ کے لیے کمپٹیشن نے زور پکڑ لیا ہے۔ اس سلسلے میں ترکی کو کئی بڑی کامیابیاں ملی کیونکہ اس نے پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا اور ایران کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ اس بارے میں ترکی نے قطر کے ساتھ مل کر ایک مضبوط الائنس کی بنیاد رکھی، جبکہ سعودی عرب اس سے باہر رہا۔ یہ اسلامی سہیوگ سنگٹھن OIC کے پیرالل ایک الائنس بنایا گیا تھا۔ OIC کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے اور اس کے فیصلوں پر سعودی عرب کا کنٹرول رہتا ہے۔ دوسری وجہ بتاتے ہوئے اخبار نے لکھا ہے کہ ترک سرکار نے جمال خاشقجی کے قتل کے معاملے کو بڑی چالاکی سے اس طرح استعمال کیا کہ پوری دنیا میں سعودی عرب کی امیج
हत्यारे और कातिल मुल्क की बन गई। तुर्की ने इस मर्डर में सिलसिलेवार ढंग से फैक्ट्स को जनता के सामने रखा और बर्बरता के भयानक पहलुओं से पर्दा हटाया। तीसरी वजह के तौर पर अखबार लिखता है कि तुर्की ने इस्तांबुल शहर में सऊदी अरब, मिस्र और खाड़ी के दूसरे अरब मुल्कों के मुखालिफों को सेफ ठिकाने दिए, जहां से वो मीडिया और सोशल मीडिया के मैदान में अपनी एक्टिविटीज़ अंजाम देते हैं, जबकि सऊदी अरब और तुर्की ने एक दूसरे के मीडिया पर बंदिशें लगाई हुई हैं। अखबार आगे लिखता है कि सऊदी अरब ने तुर्की के खिलाफ जो कारोबारी जंग शुरू की है उसके लिए गैर सरकारी मंच का इस्तेमाल किया गया ताकि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सऊदी अरब के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा सके। इसीलिए सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड अजलान अल अजलान को सरकार की मंशा के बारे में बता दिया गया और उसी के मुताबिक उन्होंने तुर्की के सामान के बायकॉट का ऐलान कर दिया। रायल यौम आगे लिखता है कि सऊदी अरब के इस कदम से तुर्की की इकॉनमी पर काफ़ी असर पड़ेगा, जो पहले से ही कई क्राइसिस में घिरी हुई है। सऊदी अरब और तुर्की के बीच सालाना 5 अरब डॉलर की तिजारत होती है और सऊदी अरब के लोग सबसे ज़्यादा तादाद में तफरी के लिए तुर्की ही जाते हैं। तुर्की में सऊदी कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। सऊदी अरब तुर्की के प्रोडक्ट्स का 15वां सबसे बड़ा बाजार है। रायल यौम का कहना है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान टकराव तेज होगा। एक बड़ा बदलाव ये देखने में आया है कि सऊदी अरब ने सीरिया के प्रोडक्ट्स के लिए दरवाजे खोलने के ऑर्डर जारी किए हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब नॉर्थ सीरिया की उन कुर्द फोर्सेस को भी मदद कर रहा है जो तुर्की की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती हैं। अखबार आगे लिखता है कि सीरियाई सरकार के एक अफसर ने ट्वीट किया है कि हो सकता है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर दमिश्क में सऊदी अरब की एम्बेसी दोबारा खुल जाए और सऊदी अरब, इमारात, मिस्र और सीरिया मिलकर तुर्की और मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ अलायंस बनाएं। इस बीच में एक वाक़या ये हुआ है कि अभी 2 दिन पहले सीरियन फॉरेन मिनिस्टर वलीद अल मुअल्लिम ने सीरिया में 2011 में क्राइसिस शुरू होने और खाड़ी के अरब मुल्कों के ज़रिए एम्बेसियां बंद होने के बाद पहली बार दमिश्क में वापस लौटने वाले अरब मुल्क ओमान के एम्बेसडर तुर्की महमूद अलबू का वेलकम किया है। इससे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने 2018 में सीरिया में अपनी एम्बेसीज़ को फिर से खोल दिया था, लेकिन कोई एम्बेसडर तैनात नहीं किया था। अब्दुल बारी अतवान के अखबार के एडिटोरियल में लिखा है कि तुर्की की सरकार इस वक्त 3 मोर्चों सीरिया, लीबिया, अजरबैजान, आर्मीनिया के मोर्चे पर लड़ रही है। सऊदी अरब अगर अलायंस बना पाता है तो तुर्की के लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगी, लेकिन अगर वो सऊदी अरब का सामना करता रहता है तो मुस्लिम मुल्कों में उसकी पोजीशन मजबूत होगी। आपने देखा कि इस पूरे इलाके में कितनी तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि आपको सभी खबरों से बाखबर रखा जाए। सऊदी अरब के लिए तुर्की एक बड़े चैलेंज के तौर पर उभर रहा है, लेकिन साथ ही सऊदी अरब अब सीरिया के नज़दीक जाता हुआ नज़र आ रहा है। अरब मुल्कों के सीरिया के नज़दीक जाने का मतलब ये हुआ कि वो सीरिया के ईरान से अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद उसे फिर से कबूल कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और तुर्की दोनों के ताल्लुकात अमेरिका से हैं। वाशिंगटन में बैठे लोग क्या चाहते हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अमेरिका बहुत से मौक़ों पर 2 दुश्मन मुल्कों के साथ बराबर ताल्लुकात अच्छे रखते हुए झगड़ा कराता रहता है। इसकी मिसाल सऊदी अरब, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और मिस्र के ज़रिए कतर से नाता तोड़े जाने के बाद अमेरिका का रवैया है। अमेरिका के इन सभी मुल्कों और कतर से पहले की तरह से ताल्लुकात बाकी हैं। सऊदी अरब का कतर से ताल्लुकात ख़त्म करने का फ़ैसला डोनाल्ड ट्रंप के मई 2017 में सऊदी अरब के दौरे के कुछ ही दिनों बाद आया था। ऐसा लगा था कि वाशिंगटन के इशारे पर ही ये फ़ैसला हुआ है। ये बात अलग है कि जिस मकसद के लिए कतर को अलग थलग करने की कोशिश थी वो मकसद हासिल नहीं हो सका। सऊदी अरब की मर्ज़ी और धमकी के ख़िलाफ़ कतर के ईरान और तुर्की से और अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। अब कतर में रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें ईरान से आती हैं। ये भी ऐसा ही हुआ कि 2003 में अमेरिका के ज़रिए शुरू की गई जंग के बाद सद्दाम हुसैन सरकार तो गिर गई, लेकिन इराक़ ईरान के नज़दीक पहुंच गया। कतर के मामले में भी यही हुआ। सोचा था कुछ और हुआ कुछ। कतर भी ईरान के नज़दीक पहुंच गया। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब और तुर्की के बीच का टकराव
क्या गुल खिलाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।